हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्विवेदी युग के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले हमने द्विवेदी युग के 106 प्रश्न कर लिए थे। अब आगे के प्रश्न को देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के शुरू में तो मैं जो पिछली साल परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं मैंने वो लिया है, लेकिन वीडियो के अंत में मैंने वो प्रश्न लिया है जो अभी तक परीक्षा में पूछे नहीं गए और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो प्रश्न थोड़ा टफ है। तो इससे आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी। मुझे लगता है कि वो प्रश्न टफ हैं तो करने में दिक्कत होगी। अगर जो लास्ट के प्रश्न आप कर लिए अच्छे से तो समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका जो एग्ज़ाम देंगे उसमें सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि लास्ट के जो प्रश्न हैं वो टफ हैं और ऐसे ही प्रश्न पेपर में बनते हैं, टफ प्रश्न बनते हैं। एग्जामिनर जो होता है परीक्षार्थी को उसके ज्ञान को जांचने के लिए टफ प्रश्न भी पूछता है। तो ये उन टफ प्रश्नों में है जो विद्यार्थी अक्सर पेपर में छोड़ के आ जाते हैं। तो अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी है, उसको जांचने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो वीडियो के लास्ट के प्रश्न हैं उन प्रश्नों से आपके ज्ञान का, जो आपकी तैयारी है उसका परीक्षण होगा। तो वीडियो के अंत तक देखिए और अपनी तैयारी जानिए कि आपकी तैयारी कैसी है। द्विवेदी युग में बहुत कम कवि हैं, लेकिन तो हमें यह नहीं, लोग इसीलिए इसको थोड़ा इग्नोर कर देते, इसमें कम कवि हैं। तो सारे कम कवि हैं, लेकिन तो वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे, कुछ उनकी फेमस हैं कुछ नहीं फेमस है। तो आजकल पेपर में ट्रेंड हो गया है पूछने का कि जो कम प्रसिद्ध चीज़ें हैं एग्जामिनर उसको पूछते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं द्विवेदी युग के आगे के प्रश्न। अगर जो इसके पहले के प्रश्न आपने नहीं देखा है तो उसे हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर जा कर के देख लीजिए और अपनी तैयारी मजबूत बनाइए। इसका पहला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी किसकी रचना है। उसने कहा था कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है और इससे पेपर में प्रश्न बनते हैं 100%, क्योंकि यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था यह प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है और इसका मुख्य पात्र लहना है। जो उसकी लहना और जो होरा है, इसकी नायिका होरा है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा उसने कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है, तो उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है और वह सूबेदार रहता है फोर्स में। और इसकी जो नायिका है, प्रेमिका तो नहीं कह सकते हैं, जो नायिका है वह होरा है। इसमें प्रेम का चित्रण किया गया और शुक्ल जी इसे प्रेम का अद्भुत कहानी मानते हैं। कहते हैं कि इसमें प्रेम में अश्लीलता नहीं आने पाई है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो लिखी है। तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। ये रहा इससे संबंधित प्रश्न। आगे है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। कथन किसका है? शुक्ल जी का है, नामवर सिंह का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, प्रेमचंद का है। चारों में से कौन सा सही है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो वह व्याकरण की शुद्धता पर जोर देते थे कि व्याकरण शुद्ध होना चाहिए, जो भाषा है वह व्यवस्थित होनी चाहिए। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा है। आगे है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र और मैथिली शरण गुप्त। चारों में से यह किसका है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की यह कविता स्वदेश प्रेम से ली गई है। कभी कभी
ये कविता देकर पूछ लेगा कि रामनरेश त्रिपाठी की कौन सी कविता से है, तो स्वदेश प्रेम से। हमें किस रचना से वो काव्य पंक्तियाँ ले गई हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो मुख्य मुख्य काव्य पंक्तियाँ हैं, आपको वो सारी काव्य पंक्तियाँ आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की सारी काव्य पंक्तियाँ आपको आनी चाहिए। आगे है, मैथिली सरलकृत यशोधरा की विधा है। जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा, जिसमें बुद्ध जी की पत्नी के चरित्र का वर्णन किया गया है, तो वह उसकी विधा कौन सी है? गद्य है, पद्य है, चंपू है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपू है। आगे है, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? हिंदी कविता, उर्दू में गजलें लिखता था। जकी नाम से कौन प्रसिद्ध है? और वह हिंदी के कवि हैं और उर्दू में जकी नाम से गज़लें लिखते थे। हमें जो कवि हैं उनके उपनाम पता होने चाहिए। ये सब पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। मैंने अपने मन से ये सब नहीं बनाया है। ये सब पेपर में जो पिछली परीक्षाओं में, जैसे हरियाणा टीजीटी पीजीटी हो गए, केवीएस हो गया, और दिल्ली हो गई, दिल्ली टीजीटी पीजीटी हो गया, इन सब में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो कवियों के उपनाम हैं वो हमें याद होने चाहिए। और वो अगर जो पेपर टफ बनाया तो वो इतना तक पूछ लेगा कि इस उपनाम से किस भाषा में लिखते थे। तो ये है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। वह जकी उपनाम से उर्दू में गज़लें लिखते थे। आगे है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। इसमें से पूछा गया कौन इसमें महाकाव्य नहीं? जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित, चिंतामणि। तो इसमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? इसका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। जयद्रथ वध जो है यह महाकाव्य नहीं है, बल्कि इसकी विधा खंड काव्य है। यह आप ध्यान में रखिए। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये पंक्तियाँ अवधि सम्राट कवि की रचना है। किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी, वंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक, अदम गोंडवी। तो यह इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंशीधर। अब वंशीधर शुक्ल से संबंधित अगर जो पूछ लिया जाएगा तो क्या? अवधि कवि, अवधि भाषा में लिखते थे। अवधि कवि के सम्राट वंशीधर शुक्ल को कहा जाता है। यहाँ इस 2 क्वेश्चन आपका तैयार है। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जो प्रवृत्तियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषताएँ, जो विशेषताएँ हैं हर एक युग की, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, तो हमें उनकी विशेषताएँ पता होनी चाहिए कि कौन सी विशेषता है। कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। तो इसमें जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना का अतिरेक। यह द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। कल्पना का अतिरेक बने कल्पना हद से ज़्यादा होना, कि इतना कल्पना कर लिया जाए कि चीज़ें अकाल्पनिक लगने लगे, कि ऐसी हो ही नहीं सकती। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है। उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रजवर्तिका, श्याम शतक। तो इसमें से डॉक्टर रसाल ये पेपर टप बना देगा, उपनाम दे देगा, और आपको उनका ओरिजिनल वैसे ना मूल नाम पता रहेगा लेकिन उपनाम से पूछ लेगा। तो इसमें रसाल पूछा है। अब आपको पता ही करना पड़ेगा कि किस कवि को रसाल कहते हैं। तो डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य कौन सा है? इसका ए करेक्ट आंसर उद्धव शतक। तो रसाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आगे है, धाराधर धवन शीर्षक से कालिदास की मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यमयबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया? मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने धाराधर धवन से कालिदास की मेघदूत का अत्यंत पद्यबद्ध अनुवाद किया है, सरस। आगे है, कविता प्रतिभाशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय
प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह कथन किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा की कविता प्रतिभाशाली रचना जो पाठक या श्रोता के मन को आनंद पहुंचाती है। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना का जो कथन है। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? हमें जो जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं याद होनी चाहिए। जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर, मानसी। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसी। मानसी जो है वह रामनरेश त्रिपाठी का, जैसे मिलन, पथिक, ये सब उनकी रचनाएं हैं। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। यह किस कवि ने कहा है कि राम के बारे में कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, अगर जो कोई कवि बन जाए तो वह आसान से संभव है। मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पुड़, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो इसका मैथिली शरण गुप्त ए करेक्ट आंसर। आगे निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य में उपेक्षिता न रह जाए? गुरुकुल, साकेत, रंग में भंग, पंचवटी। तो उर्मिला नायिका है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साकेत। और साकेत इससे पूछता है कि साकेत किस भाषा का शब्द है? तो साकेत पाली भाषा का शब्द है और साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकांतवासी योगी के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। आगे है द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? श्रीधर पाठक, अवधेश सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो कवि सम्राट की उपाधि अवधेश सिंह उपाध्याय, हरिऔध को दी गई है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है मैथिली शरण गुप्त को। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामकृष्ण दास, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पुड़, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पेपर में आया हुआ है। आगे है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह 10 खंडों में विभक्त है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं। बांग्ला और संस्कृति की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का काव्य संग्रह किया गया। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न मिल जा रहे हैं कविता कौमुदी से, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। तो और बाकी जो 3 हैं वह सही हैं। तो कविता कौमुदी से 3 कथन आपको मिल जाएंगे। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 10 खंडों में विभक्त नहीं है, ये गलत है। आगे है चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बुद्ध से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। कथन किसका? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में रिपीट किया हुआ है, हर कई पेपरों में आया हुआ है।
तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे है जो शुक्ल जी की दो कविताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो भारत भारती, एक तो साकेत, ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इनसे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आपको आने चाहिए। भारत भारती की रचना का मुख्य उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, ये सभी, इनमें से सभी। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सब उद्देश्य थे भारत भारती के। आगे है हरियोधकृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। चोखे चौबदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, उद्धव शतक। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? तो सबको पता है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, यहाँ काल रहेगा, काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। आगे है द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा शरण सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन सा कवि है जिन्होंने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। जयद्रथ व्रत रचना है मैथिली शरण गुप्त, रायदेवी प्रसादपुर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। माइकल मधुसूदन कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त, रायदेवी प्रसादपुर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक। तो मैथिली शरण गुप्त। माइकल मधुसूदन का मेघनाथ वध मैथिली शरण गुप्त का अनुवादित रचना। काव्य मंजूषा के रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा के रचयिता है। आगे है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है रश्मिरथी, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी। इसमें से बताना है कौन सी इनकी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मिरथी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? पथिक, स्वप्न, श्रांत पथिक, मिलन। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रांत पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, चोखे चौपदे। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय का काव्य है। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है विष्णुप्रिया, किसान, कुड़ाल गीत, प्रेम पथिक। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेम पथिक मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कुड़ाल गीत, किसान, विष्णुप्रिया, ये सारी रचनाएं हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं राष्ट्र कवि, जन कवि, कवि सम्राट, सामंजस्यवादी। इसको दो तरह से इसका प्रश्न दे सकता है आपको पेपर में, कि पूछ लेगा कि शुक्ल जी को किसने, तो इसका पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। पूछ लेगा मैथिली शरण गुप्त को किस कवि ने सामंजस्यवादी कवि कहा है? तो शुक्ल जी। गुप्त वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचार में से किसका है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है? मौलिक नहीं, माने अनुदित रचना है। तो पंचवटी, जय भारत, मेघनाथ वध, नहुष। तो मेघनाथ वध है। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल मचल कर मत साल। यह काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त, रायदेवी प्रसादपुर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक। तो यह मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्तियाँ हैं।
आगे, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो मैथिली शरण गुप्त बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त मधुप उपनाम से अनुवाद करते थे। आगे है, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करें, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में काव्य युक्त किस काव्य ग्रंथ में लिखा है? माने ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से राम के बारे में लिखी गई हैं? गुरुकुल, साकेत, रंग में भंग, पंचवटी। तो यह बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साकेत में यह राम के बारे में पंक्तियां हैं। आगे है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह कथन किस आलोचक के बारे में था? किस आलोचक ने किसके बारे में कहा कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिख सकता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर के बारे में और नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर के बारे में। तो यह इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखा कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। इनमें से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं? यहाँ पर आपको 3 रचनाएं इनकी मिल जाएंगी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। तो जो स्वप्न है यह रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, ये तो सबको पता है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नामकरण हुआ। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। ये फर्स्ट नंबर के हैं और दूसरे नंबर के हैं रामनरेश त्रिपाठी। निम्नलिखित में से कौन सा रचना अजय सिंह उपाध्याय की नहीं है? विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। विचित्र विवाह है, अजय सिंह उपाध्याय की रचना नहीं है। आगे है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे हिंद कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंद्र, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। यहाँ पर इनकी 3 उपनाम मिल जाएंगे। किन्हें 3 कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं? तीनों में से एक भी पूछ सकता है और तीनों पूछ सकता है। कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंद्र, साहित्य सुधाकर से विभूषित किया गया है। कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, निराला। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक नंदन। तो आगे है इसका डी करेक्ट आंसर, कृषक नंदन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1907, 1899, 1909, 1917। तो 1909 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर है जी काव्योपवन का प्रकाशन। यह इनकी रचना है और हरिऔध की काव्योपवन। आगे है, किसकी साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? किसकी साहित्य को हम
मैंने सरस्वती और इंदु पत्रिका किस युग की हैं? भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावादी, आधुनिक युग। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। मैत्रेय शरण गुप्त की रचना महाभारत संबंधी नहीं है। इनमें से पूछा जा रहा है कौन सी रचना है जो महाभारत संबंधी नहीं है? वन वैभव, शक्ति, वक्संहार, शैरंध्रेय। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो शक्ति है वह महाभारत पर आधारित नहीं है। मैत्रेय शरण गुप्त की रचनाएं कई भागों में विभाजित हैं। कुछ रचनाएं इन्होंने महाभारत पर आधारित लिखी है और कुछ रामायण पर लिखी है और कुछ अन्य चीज़ों पर, अन्य कथा वस्तुओं पर लिखी है। तो शक्ति है, महाभारत पर आधारित नहीं है। द्विवेदी युग की कविता की विशेषता है उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक, नारी चेतना परक। तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता। प्रकृति का अधिक मात्रा में चित्रण और प्रकृति को महत्व छायावाद युग में दिया गया है। आगे है, मैत्रेय शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। उपेक्षित नारी माने उपेक्षित नारी भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। तो साकेत में है उपेक्षित नारी उर्मिला और कैकेयी के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। इसमें कैकेयी को एक अच्छी माँ के रूप में वो प्रस्तुत करना किए हैं और वह बताना चाह रहे हैं कि कैकेयी ने जो किया है वह उन्हें उस पर बहुत ही पश्चाताप है, उनको बहुत ग्लानि होती है और वो राम को लेने वापस जाती हैं। द्विवेदी युग का एक और नाम है। द्विवेदी युग का एक और नाम है संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं और जागरण काल किसे कहते हैं वह आप कमेंट में हमें लिखकर बताइएगा कि जागरण काल किस काल को कहते हैं। आगे, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? द्विवेदी युग में के साहित्य में किस प्रवृत्ति की विशेषता नहीं है? गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वैचारिकता, जो काव्यात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। द्विवेदी युग में गद्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए, काव्य लिखे गए लेकिन तो कम मात्रा में लिखे गए, तो काव्यात्मकता। आगे है, राजपूती यान की कथा है सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। तो राजपूतों की मान सम्मान पे जो लिखा गया है वह रंग में भंग है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के। तो साकेत कथा का मुख्य संबंध, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण और उर्मिला के संबंध पर लिखा गया। यही दोनों नायक नायिका हैं। मैत्रेय शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंडकाव्य, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयद्रथ वध खंडकाव्य है। आगे है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस भाषा को माने हिंदी के कविता के सिंहासन से उतार करके खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया? पारसी भाषा, संस्कृत भाषा, पाल, ब्रज भाषा। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, क्योंकि भारतीय हिंदी युग में जो कविताएं हैं, जो काव्य हैं, वह ब्रज भाषा में ही लिखी जाती थी। खाली गद्य खड़ी बोली में लिखा जाता था, लेकिन तो द्विवेदी युग में काव्य खड़ी बोली में लिखना शुरू हुआ। आगे है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, यह नाद रहेगा दे नाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, मैत्रेय शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो ये जो पंक्तियां हैं इसके रचयिता हैं मैत्रेय शरण गुप्त। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि है? कौन सा द्विवेदी युग का कवि है?
बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक। तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार इसका सी है करेक्ट आंसर, मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। रस कलश किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो ये बी करेक्ट आंसर है, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? नाटककार रूप में, प्रबंधकार रूप में, प्रगीतकार रूप में, मुक्तकार रूप में। कि माने उनकी जो रचनाएं हैं किस विधा पर लिखी गई हैं? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रबंधकार के रूप में वो प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचवटी जो है वह नायिका प्रधान नहीं है बल्कि नायक प्रधान है इनकी रचना, और इसके नायक हैं लक्ष्मण। मैथिली शरण गुप्त कृत पंचवटी का नायक कौन है? तो मैंने बता दिया, लक्ष्मण। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवम सर्ग जो है उसमें उर्मिला के विरह का वर्णन है। कभी ये प्रश्न पूछ लेगा कि साकेत के नवम सर्ग में क्या वर्णित है? तो सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम सर्ग है और इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय भावना। भारत भारती देश प्रेम पर आधारित लिखी गई रचना है और यह 3 खंडों में विभाजित है। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, चौपाई, दोहा, रोला, घनाक्षरी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया, सी करेक्ट आंसर है। आधुनिक काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता था वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? इसमें कहा जा रहा है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि के मिलता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? मानकीकरण की दृष्टि से तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग। क्योंकि हिंदी भाषा में व्याकरण की शुद्धता पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जोर दिया था और वह इसे व्याकरण शुद्ध भाषा, सुव्यवस्थित भाषा प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित कर देते, कवियों को। साकेत में कितने सर्ग हैं? 15, 11, 12, 7। तो 12 सर्ग हैं, साकेत में 12 सर्ग हैं। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब दिन विदेशी हर रहे हैं पर क्या है क्लेश का। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त और यह भारत भारती से ली गई हैं। पूछ लेगा यह, इससे ये भी पूछ लेगा तो आप अपने इसमें नोट डाउन कर लेना, जो नोटबुक बनाते हैं शॉर्ट नोट, कि यह काव्य पंक्तियाँ भारत भारती की हैं। प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, एक कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं
किंतु मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? रामनरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो एक करेक्ट आंसर इसका रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका बी करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत है? रश्मिरथी, जयद्रथ वध, रंग में भंग, पंचवटी। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयद्रथ वध में शुक्ल जी ने यह लिखा है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, अगर जो जरूरत पड़े तो भाई गलत कर रहा है तो भाई को भी दंड देना धर्म है। ये नहीं कि हमारा अपना भाई है तो हम उसकी गलतियों को क्षमा करें। यह मैथिली शरण गुप्त की है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो यह मैथिली शरण गुप्त की है और ये भारत भारती की ही है रचना। मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का चरित्र वर्णित है? अब यहाँ से हमारे वो क्वेश्चन शुरू होते हैं जो थोड़ा टफ हैं, और मैंने आपको बोला था कि अगर जो आप अच्छे से इनका उत्तर दे देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने ज्ञान को परखिए कि कितनी तैयारी आपकी है। तो किस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का चरित्र वर्णित है? रंग में भंग, झंकार, विष्णुप्रिया, गुरुकुल। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुप्रिया। निम्न में से कौन द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जानना है कि द्विवेदी युग में दो मंडल थे, एक द्विवेदी मंडल के कवि, एक द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी, शब्द शोधन में पाठक जी अद्वितीय थे। श्रीधर पाठक के बारे में यह कथन किस आचार्य का है? शुक्ल जी का, नामवर सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद। तो पाठक जी के बारे में यह जो है कथन यह शुक्ल जी का है। आगे है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? ये तो प्रश्न हो गया है डॉक्टर नगेंद्र ने। साहित्य पत्रिका सरस्वती पत्रिका के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे क्या कहा गया है? 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश, यहाँ विश्वकोश रहेगा। 21वीं शताब्दी के अंतिम चरण का विश्वकोश, 18वीं शताब्दी का विश्वकोश, 19वीं शताब्दी का विश्वकोश। उन्हें सरस्वती पत्रिका के महत्व को संपादित करते हुए रेखांकित करते हुए इसे 21वीं शताब्दी का अंतिम चरण का विश्वकोश कहा गया है। सॉरी 21वीं नहीं 20वीं शताब्दी का। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण का विश्वकोश। यहाँ पर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण का विश्वकोश ए वाला करेक्ट आंसर है। आगे है, द्विवेदी युग को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल, नई धारा प्रथम उत्थान, नई धारा द्वितीय उत्थान। तो और इसको आप बताएंगे कमेंट करके अगर जो आपको पता हो कि द्विवेदी शुक्ल जी ने इसको किस प्रकरण में रखा है, द्विवेदी युग को किस प्रकरण में रखा, उन्होंने प्रकरण में विभाजित किया है। तो ये तो नाम है, किस नाम से द्विवेदी युग को कहा है, तो आप प्रकरण बताएंगे हमें कमेंट करके कि किस प्रकरण में है। तो
इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नई धारा द्वितीय उत्थान। उन्होंने द्विवेदी युग को शुक्ल जी ने नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। प्रथम उत्थान कौन है? भारतेंदु युग। आगे है श्रीधर पाठक की प्रथम कविता कौन है? एकांतवास योगी, ऋतु संहार, गुणवंत हेमंत, भारत गीत। तो इसमें से श्रीधर पाठक की पहली कविता बतानी है। कौन सी पहली कविता है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवंत हेमंत। इनकी पहली कविता है। और मैथिली शरण गुप्त की है हेमंत खाली कविता। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक कौन है? एकांतवासी योगी, ऋतु संहार, उजड़ ग्राम, भारत गीत। तो खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक इनकी कौन सी है? एकांतवासी योगी। आगे है हरिऔध कृत प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, लेकिन किस विद्वान ने इसे महाकाव्य नहीं माना है? इसको प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के रूप में इसे प्रसिद्धि मिली है, लेकिन कौन सा वह विद्वान है जिसने इसे महाकाव्य नहीं माना है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। इन चारों में से कौन है जो इसे महाकाव्य नहीं माना है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। किस कवि को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है? किस कवि को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल का सूरदास कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आधुनिक काल का सूरदास इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। इसका एक करेक्ट आंसर है। स्वर्गो नरक ठिकाना नाई प्रसिद्ध कविता किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका एक करेक्ट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह कविता है स्वर्गो नरक ठिकाना नाही। बंगला और संस्कृत की रचनाओं के हिंदी अनुवाद करने को लेकर किसकी ख्याति है? इसमें से कौन सा कवि है जिसने बंगला और संस्कृत की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया? गिरधर शर्मा नवरत्न, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरधर शर्मा नवरत्न। मैथिली शरण गुप्त किस नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे? मधुप, शंकर, रसिकेंद्र, अब्र। तो मैथिली शरण गुप्त रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। अब आप हमें इस कमेंट करके बताएंगे कि ये सब जितने भी उपनाम हैं किस कवियों के हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला की रचनाओं का अनुवाद किस नाम से किया है? मधुप, शंकर, रसिकेंद्र, अब्र। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने मधुप नाम से बंगला की रचनाओं का किया है अनुवाद। आगे है द्विवेदी युग का कौन सा कवि प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है? गिरधर शर्मा नवरत्न, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो कौन सा कवि है जो सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किस कवि का उपनाम नवरत्न है? तो ऊपर दिया ही है गिरधर शर्मा का नाम नवरत्न है। आगे है मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कौन सी है? हेमंत, ऋतु संहार, गुणवंत हेमंत, भारत गीत। तो मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना है हेमंत। यहाँ पर श्रीधर पाठक की और मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में आप कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। इनका गुणवंत हेमंत है श्रीधर पाठक का और हेमंत है मैथिली शरण गुप्त की। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों का। मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है? हेमंत, रंग में भंग, गुणवंत हेमंत, भारत भारती। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला काव्य ग्रंथ है रंग में भंग। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। यह कथन किस आलोचक का है? भारत भारती के बारे में
यह कथन किस आलोचक का है? तो सबसे पहले आप यह रट लेना, अगर जो पेपर में ऐसे भी दे देगा भारत भारती नाम हटा के दे देगा कि यह किस रचना के बारे में कहा गया है, तो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया, उतना अन्य पुस्तकों ने नहीं किया। किस आलोचक का है? गणपति चंद्रगुप्त, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी और बच्चन सिंह। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। यह बच्चन सिंह का कथन है। पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गईं। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्ल जी ने भारत भारती के बारे में कहा है। यह पहले पहल हिंदी प्रेमियों को सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक यही है। तो प्रश्न इससे भी यही भी बन सकता है, प्रश्न इससे बन सकता है कि यह किस पुस्तक के बारे में कहा गया है। तो किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। और यह किसके बारे में कहा है? भारत भारती के बारे में कहा है। भारत भारती 3 खंडों में विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। इसके अंदर भी कई खंड हैं। साकेत को जनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी है? साकेत को जनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी है? नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा। यह साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। मैथिली शरण गुप्त के कौन महाकाव्य प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहलाता है? इनका कौन सा महाकाव्य है जो प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहलाता है? साकेत, यशोधरा, जय भारत, अर्जन और विसर्जन। इनमें से कौन सा इनका है जिसे हिंदू संस्कृति की परंपरा का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है? तो जय भारत। इसमें प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का वर्णन है, जय भारत। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई गई है? साकेत, यशोधरा, जय भारत, अर्जन और विसर्जन। तो किस रचना में मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई गई है? अर्जन और विसर्जन। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन किसने किया? गणपति चंद्रगुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस नाम से किया? हेमंत, रंग में भंग, गुणवंत, हृदय तरंग। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय तरंग। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और जो लास्ट के प्रश्न थे, क्या सच में ये आपकी तैयारी के लिए अच्छे थे? और आपकी तैयारी कितनी है? क्या सच में टफ आपको लगे या आपको परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं? तो कमेंट करना कि हमारी यह वीडियो कैसी लगी। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही आपको प्रश्नों की और कथनों की वीडियो मिलती रहेगी जो आपकी परीक्षा में को एक नई ही दिशा की तरफ ले जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हमारा अगला टॉपिक छायावाद युग का रहेगा या कोई व्याकरण का रहेगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।